हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि दीपावली होने की वजह से मैं अपने गांव चला गया था, जिस वजह से मैंने कुछ कॉल रिसीव नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। ठीक है, अब मैं वापस आ चुका हूँ। अब आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं रिसीव करूँगा आप कॉल। ठीक है, चलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग किस वे में प्रोसीड होती है, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है बेटा वो 870 है, जिसमें से आपको पता है कि 15% हमारा ऑल इंडिया कोटा होता है, 3% हमारा सेंट्रल नॉमिनी कोटा होता है और 10% हमारा जो है वो ईडब्ल्यूएस कोटा होता है। इसके बाद बचा हुआ कोटा जो होता है वो हमारे स्टेट के लिए रहता है और स्टेट का रिजर्वेशन स्टेट पर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन है कि जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ है बेटा वो ऑल इंडिया कोटा के लिए हुआ है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। स्टेट में रिजर्वेशन क्या होता है बेटा, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। और हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ में ओबीसी का जो रिजर्वेशन है बेटा वो 14% है, एससी का जो रिजर्वेशन है वो 12% और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 32% है। ठीक है बेटा, तो 870 में से अगर हम 15% निकाल दे तो ऑल इंडिया कोटा की कितनी सीट्स आ गई, 131। सेंट्रल नॉमिनी की कितनी सीट्स आ गई, 25। ईडब्ल्यूएस कोटा की कितनी आ गई, 66। अब बोलोगे सर 10% तो 87 होता है, आपने तो यहाँ पे 66 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि अंबिकापुर और कानकेर में अभी इस बार ईडब्ल्यूएस सीट्स नहीं आई हैं। आ जाएंगी तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आई है कि नहीं आई है। उसके बाद बची हुई सीट्स जो है वो 648 बचती हैं, इनको माइनस करने के बाद 870 में से, जिसमें से 14% ओबीसी का रिजर्वेशन है जो 88 सीट्स निकल के आती है, एससी का 12% है तो 73 सीट्स निकल के आती है और एसटी का 32% है, 30 प्लस 2%। यहाँ पे 30% होता है एसटी के लिए और 2% होता है स्पेशल एसटी के लिए। स्पेशल एसटी में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है वो आप इनकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मान चलिए स्पेशल एसटी नहीं है तो वो एसटी में ही कन्वर्ट हो जाती है, फिर एसटी में नहीं होता तो एससी में चली जाती है, एससी के बाद ओबीसी में जाती है। मैं आपको बताऊंगा आराम से, है ना। पहले आप सुन लो, 201 सीट्स यहाँ गई और बाकी जो रिमेनिंग सीट्स हैं इनको माइनस कर देंगे टोटल में से, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी की होगी। आपको मैं एक चीज और बता दूं, हर एक कैटेगरी में क्लास होती है, जैसे लाइक सैनिक, फ्रीडम फाइटर हो गया तुम्हारा, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया। तो हर एक कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 5% होता है, सैनिक के लिए 3% होता है, फ्रीडम फाइटर के लिए भी 3% होता है और फीमेल के लिए जो वो 30% होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको रिजर्वेशन के बारे में बता दिया। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं है कि एसटी रैंक जिसकी भी 201 होगी उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, मिलेगा बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ 215 220 तक मिल जाएगा। आप बोलोगे सर 201 में 215 220 एसटी रैंक तक कैसे मिल जाएगा स्टेट में, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सुनना अच्छे से। क्या होता है कि जो ST1 या ST2 या ST3 होते हैं ना बेटा, वो ऑल इंडिया से चले जाते हैं। फर्स्ट राउंड में तो वो यहाँ पे ले लेते हैं कॉलेज, लेकिन फिर उनको ऑल इंडिया से अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो वो स्टेट को छोड़ देते हैं, तो कुछ सीट्स वहां से खाली होती है। कुछ बच्चों के पास वैलिड जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो नहीं होता है, तो कुछ बच्चे वहां से हट जाते हैं, डॉक्यूमेंट उनके वैलिड नहीं होते, कुछ डॉक्यूमेंट में कमी होती है। और साथ ही साथ जो हमारी ऑल इंडिया कोटा की 131 सीट्स हैं, ये जब फिल नहीं होती सेकंड राउंड के, ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के बाद, तो वो स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सेंट्रल नॉमिनी की भी अगर सीट फिल नहीं होती तो वो भी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हर बार ये देखा गया कि इसकी जो 50% है, मतलब ये मान के चलिए 60 से 65 सीट्स हमारी खाली रहती हैं सेकंड राउंड के बाद ऑल इंडिया कोटा की, तो वो किस में आ जाती है, स्टेट में आ जाती है। और जैसे ही वो स्टेट में आती है तो फिर उस पर ये वाला रिजर्वेशन लागू हो जाता है। इस वजह से ये हर एक कैटेगरी में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब क्या करना होता है, अब अपन इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारा जो भी होगा वो CGDME की वेबसाइट पर होगा और हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार, या आशा करते हैं कि इस बार CGDME की वेबसाइट अच्छे से काम करेगी, क्योंकि उन लोगों ने चिप्स के साथ टाई अप किया है और ये माना जा रहा है कि इस बार CGDME की वेबसाइट बढ़िया तरीके से काम करेगी और बहुत स्मूथली होगी, जैसे कि हमारी ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है। उसी प्रकार से हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से हमारी इस बार स्टेट की भी स्मूथली काउंसलिंग होगी। चलिए, इतना हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले बेटा हमारे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। ठीक है, और वो कब आएंगे, तो हमें लगता है, मुझे लगता है मतलब 12 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आएंगे। उसमें आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। उसकी एक फीस होती है जो कि
अनरिजर्व बच्चों के लिए और ओबीसी के बच्चों के लिए 1000 होती है, बाकी इनको छोड़ के बाकी बच्चों के लिए 500 रुपए होती है। यहाँ पे आपको एक, जैसे आपने नीट एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ना, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी स्टेट के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग। आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, आप बढ़िया से वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, लाइक नाम, ये तो सब तो कॉमन चीजें हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे टाइप ऑफ कॉलेज, लाइक गवर्नमेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट बोथ। तो वो आप देख लो कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं। आप प्राइवेट, अगर आप फीस दे सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। नहीं कर सकते, आपको सिर्फ गवर्नमेंट में करना है तो आप गवर्नमेंट ओनली कर सकते हैं। वहां पे एक और ऑप्शन होगा टाइप ऑफ कोर्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, एमबीबीएस ओनली, बीडीएस ओनली, एमबीबीएस एंड बीडीएस। तो वो देख लो आपका इंटरेस्ट किस में है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भी यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। जैसे आपने मान चलो नीट के फॉर्म में कुछ आपने अपनी कैटेगरी को फिल किया एससी, अब मान चलो ऑल इंडिया में एससी आते हैं, लेकिन मान चलिए आप छत्तीसगढ़ में जनरल आते हैं, तो आपको तो फिर चेंज करना ही होगा ना, तो आप ये इसको कर सकते हो चेंज। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आपके पास छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी कैटेगरी वहां पे फिल करोगे उस हिसाब से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे बढ़िया से सब कुछ कर लिया, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स पूछी गई वो फिल कर ली। उसके बाद 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग भी यहाँ पे कर लेंगे। उसके 3-4 दिन के बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, और मेरिट लिस्ट के साथ साथ अलॉटमेंट लिस्ट भी आएगी। ध्यान रखिए, अलॉटमेंट लिस्ट, अब जिन बच्चों को गवर्नमेंट, अब सुनना अच्छे से, जिन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा उनको जाके एडमिशन लेना है लास्ट डेट के अंदर, जो भी सीजीडीएमई आपको बताएगा। याद रखिए, आपको एडमिशन लेना ही, आप अपग्रेड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। आपको सबसे पहले अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वहां जाके एडमिशन लेना है। ध्यान रखिए, नहीं तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और फिर आप बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखिए इस चीज का। हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिलता है या प्राइवेट डेंटल कॉलेज मिलता है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलता है, तो इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद भी आप एलिजिबल रहेंगे अपग्रेडेशन के लिए। ध्यान रखिए। और दूसरी चीज, आप इनमें एडमिशन ना लेके आप सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करा सकते हैं। तो याद रखिए, जब भी आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको 2 चीजें करनी है, तो एडमिशन लेना है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो एडमिशन लेना कंपलसरी है, उसमें कोई भी और कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिलता है, प्राइवेट डेंटल कॉलेज मिलता है, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, आप एडमिशन ले सकते हैं, स्क्रूटनी करा सकते हैं। स्क्रूटनी करानी है, सॉरी, स्क्रूटनी करानी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्क्रूटनी में देने होंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वही नीट एग्जाम का जो एडमिट कार्ड होगा, स्कोर कार्ड होगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, और आपको हाँ यहाँ का परमानेंट डोमिसाइल देना होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे, जो भी कॉलेज आपको अलर्ट होगा या जो भी आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ जाके करना है, तो स्क्रूटनी आपको करानी है। स्क्रूटनी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब भी आप एलिजिबल होंगे सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में हमको प्राइवेट कॉलेज ना मिले, हमको सेकंड राउंड में मिल जाए, अगर फर्स्ट में मुझे गवर्नमेंट मिले तो गवर्नमेंट मिल जाए। तो इसमें आप क्या करेंगे कि फर्स्ट राउंड में आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को फिल करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को फिल करना, फिर सेकंड राउंड में आप प्राइवेट को डाल देना, अगर आप प्राइवेट की फीस को अफोर्ड कर सकते हैं तो। देखो, आप फर्स्ट में अगर कर दिए तो दिक्कत क्या होने वाली है, आपको चलो प्राइवेट मिल गया तो आपने बोला कि सर मैंने अभी बताया कि स्क्रूटनी करा लेंगे, एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन बेटा याद रखिए फिर वो सेकंड राउंड में वही कॉलेज आपको नहीं मिलेगा जो फर्स्ट राउंड में मिला था, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी कराते हैं। और अगर जाके आप एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको वो फीस देनी होगी, वो रिफंड हो जाएगी, अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं तो वो रिफंड हो जाएगी, लेकिन उस समय तो आपको फीस देनी होगी। और आपको पता है फीस छोटी मोटी तो है नहीं है, 10.5 लाख प्लस 6-7 लाख, 18 से 19 लाख रुपए फीस देनी होगी। तो आप पहले राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फिल मत करना, सेकंड राउंड में करना है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखिए, आप प्राइवेट में एडमिशन ले लेते तो उसके बाद भी अपग्रेड हो सकता है, आप गवर्नमेंट में ले सकते तो भी अपग्रेड हो सकता है, अगर आपके मेरिट के हिसाब से वो अपग्रेड होगा, अगर मार्क्स होंगे अपग्रेड होने वाले तो बिल्कुल हो जाएगा अपग्रेड। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो जाके आपको एडमिशन लेना ही लेना। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा था। हाँ, अब आप मान चलो किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा, उसके अंदर आप किसी क्लास को बिलोंग करते हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, तो सब चीजें आपको देनी होगी। और अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये सब चीजें तो आपको देनी होगी, साथ ही साथ आपको 2 यहाँ पे बॉन्ड देने होंगे, एक रूरल बॉन्ड होता है और एक ब्रेकेज बॉन्ड होता है। रूरल बॉन्ड में क्या होता है कि अगर आपकी जब एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगी कि आप रूरल क्षेत्र में जाके 2 साल अपनी सेवाएं दो, और आप अगर उन सेवाओं को नहीं देना चाहते हो तो आप याद रखिए आपको सेवाएं देनी होगी। अगर आप सेवाएं नहीं देते हैं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, और अगर आप देना नहीं चाहते हो तो आपको यहाँ पे
जो अनरिजर्व बच्चे हैं उनको 25 लाख रुपए देने होंगे गवर्नमेंट को, और जो रिजर्व बच्चे हैं उनको 20 लाख रुपए देने होंगे। कितने देने होंगे? 20 लाख और 25 लाख रुपए। या फिर आप 2 साल जाके वहां पे जहां पे गवर्नमेंट आपको बोल रहा है वहां पे जाके आप बढ़िया से काम करो। और काम जब आप करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ध्यान रखिए ना। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा सैलरी मिले, अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ वो है कि अगर आप पीजी की तैयारी कर रहे हो तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, वो अलग चीज है। और दूसरी होती है ब्रेकेज बॉन्ड। अब ब्रेकेज बॉन्ड क्या होती है कि देखो ये समझो कि आपने जो भी, पहले सुनना, सेकेंड राउंड की जो लास्ट डेट होगी उसके पहले आप चाहे तो सीट को छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो सीट को छोड़ सकते हैं। कब तक? सेकेंड राउंड की जो लास्ट डेट होगी एडमिशन लेने की। उसके बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं, अगर आप एमबीबीएस की सीट छोड़ते हैं तो आपको फिर से वही 25 लाख और 20 लाख रुपए देना होगा। और अगर आप बीडीएस की सीट छोड़ते हैं तो फिर आपको 5 लाख और 3 लाख रुपए देना होगा। याद रखिए रूरल सर्विस वाली जो बॉन्ड है वो सिर्फ एमबीबीएस कोर्स के लिए, बीडीएस कोर्स के लिए नहीं है। और जो ब्रेकेज बॉन्ड है कि आप कोर्स को छोड़ के बीच में जा रहे हैं तो फिर वो सबके लिए है, वो एमबीबीएस के लिए भी है और बीडीएस के लिए है। एमबीबीएस के लिए अगर रिजर्व बच्चा है तो 25 लाख और रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है तो 20 लाख। और ब्रेकेज बॉन्ड मैंने आपको, वो बीडीएस कोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया 5 लाख और 3 लाख रुपए। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही हुई। 2 चीजें एक्स्ट्रा आपको लेके जानी पड़ी, बाकी वही डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे जो आपको स्क्रूटनी के लिए लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर वही है सेकंड राउंड है। अब देखो सेकंड राउंड में आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू अपग्रेड योर कॉलेज, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मेरिट के हिसाब से अगर आपको वो कॉलेज मिल रहा होगा तो अपग्रेड हो जाएगा। और जैसे ही अपग्रेड होगा तो फिर आपको क्या करना होगा, मान के चलिए आपको पहले राउंड में सिम्स मिला और सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड हो गया, जेएनएम हो गया, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिम्स में एडमिशन लेना होगा, अपने डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे, सब कुछ। फिर आप क्या करेंगे, सेकंड राउंड में जैसे ही आपको जेएनएम मिलेगा आप वहां जाएंगे और उनको अलॉटमेंट लेटर में आप ये दिखाएंगे कि देखो हमको जेएनएम मिल गया, तो वो आपके डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देंगे। फीस तुरंत रिफंड नहीं होगी, ध्यान रखिए, फीस तुरंत रिफंड नहीं होगी। फीस रिफंड हो जाएगी, 10% उनकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो कट करके आपको वापस कर देंगे, लेकिन 15 से 20 दिन समय लगेगा। तो आपको जो जेएनएम मिला है वहां पे वो डॉक्यूमेंट ले जाके सबमिट करने होगा और फीस फिर से देनी होगी, ध्यान रखिए, फीस फिर से देनी होगी। 50,000 रुपए आपको फिर से देने होंगे वहां पे जेएनएम में। जो आपने सिम्स में दिए थे वो अलग है, जेएनएम में आपको फिर से देने होंगे। सिम्स वाले आपको रिटर्न हो जाएंगे 10% जो भी उनकी प्रोसेसिंग फीस है उसको कट करके, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब मैंने आपको हर चीज समझाने की कोशिश की है और मुझे याद रख लेने दो, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूं, है ना। आपको ब्रेकेज बॉन्ड के बारे में बता दिया, रूरल सर्विस बॉन्ड के बारे में बता दिया बेटा, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरा होगा कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ठीक है। याद रखिए अगर, हाँ इस चीज और मैं आपको बताऊं कि आपको अगर आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए देना होगा, सेकंड काउंसलिंग के पहले देना होगा, सेकंड राउंड के पहले देना होगा, फर्स्ट राउंड में नहीं देना होगा। फर्स्ट राउंड में वो 1000 और 500 देना होगा बस। और अगर आप गवर्नमेंट अकेले की करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपए देना होगा। अब याद रखिए फीस रिफंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। याद रखिए अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया, चाहे वो प्राइवेट डेंटल ही क्यों ना हो, अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड कोई भी लिस्ट में नाम आ गया और आपने जाके वहां पे एडमिशन नहीं लिया, आपने स्क्रूटनी भी नहीं कराई और एडमिशन भी नहीं लिया, तो फिर आपको याद रखिए 1 लाख रुपए रिटर्न नहीं होंगे, ना ही वो 5000 रुपए रिटर्न होंगे। तो ये याद रखिए आप सेकंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज को उसी समय फिल कीजिए जब आप एडमिशन ले सकते हो, आपके पास उतनी फीस आप अफोर्ड कर सकते हो। ये नहीं कि देखने के लिए देख लेते हैं कि सेकंड राउंड में अपन को मिलता है कि नहीं मिलता, चलो फिल कर देते हैं, फिर वो आपका 1 लाख रुपए चला जाएगा बेटा। अगर आपको कॉलेज मिल गया और वहां जाके आपने एडमिशन नहीं लिया तो फिर आपका वो 1 लाख रुपए गया। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा बेटा। लास्ट ईयर आपको पता है करोड़ों में सीजीडीएमई ने पैसा कमाया था इसी तरीके से, लेकिन वो अपनी वेबसाइट कभी नहीं बना पाए, है ना। तो ध्यान रखिए सब चीजें, गलतियां मत कीजिए। और कोई डाउट रहता है तो कॉल कर लीजिए। कॉल मुझे आप 3 बजे के बाद किया कीजिए, क्योंकि बेटा मेरी भी क्लासेस रहती है, मुझे क्लासेस लेनी होती है, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं पैसा वहीं से अर्न कर रहा हूं। ये सब तो आपको पता है कि फ्री सर्विस है बेटा। तो आप 3 बजे के बाद ही मुझे कॉल करिए। और अगर मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूं तो प्लीज बार बार कॉल मत कीजिए, मैं कोई काम में बिजी होता हूं, मुझे पेपर बनाने होते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं बेटा मुझे भी। मैं भी यहाँ पे एक छोटी सी कोचिंग रन करता हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं, अपने बच्चों के बारे में भी सोचना होता है, उनके पेपर सेट करने होते हैं, आंसर की निकालने होते हैं, उनके डाउट बताने होते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। तो यार बार बार कॉल मत किया करो, मैं रिटर्न कर लूंगा या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप फिर कॉल किया करो, लेकिन तुरंत मत किया करो, ठीक है बच्चा। चलो टाटा बाय बाय।